हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का लेसन 4 पढ़ेंगे, मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। देखिए, ये नई बुक एनसीईआरटी की नई बुक है, उसमें 16वीं से 17वीं शताब्दी है। इस चैप्टर का नाम मुग़ल 16वीं 17वीं शताब्दी। लेकिन इससे पहले जो बुक एनसीईआरटी की थी उसमें इसको मुग़ल साम्राज्य के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता था। मुग़ल साम्राज्य, इस चैप्टर का नाम क्या था? 4th चैप्टर का तो मुग़ल साम्राज्य था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। क्योंकि भारत विविधताओं का देश था। यहाँ पर हर 4 कदम पर पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो शासक शासन करना चाह रहे थे तो उनके लिए आसान कार्य नहीं था कि वो यहाँ पर बड़ी आसानी से शासन कार्य संचालित कर सकते हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। ठीक है, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो मुगलों ने कहाँ से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था? तो दिल्ली और आगरा से। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कि 16वीं शताब्दी से संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी उन्होंने प्रशासन के जो ढांचे, प्रशासन करने की जो पद्धतियाँ थी, उनकी शासन संबंधी जो विचार उन्होंने लागू किए थे वे आगे आने वाले, यानी इनके राज्य का पतन हो भी गया था, फिर भी जो राजा इसके बाद आए, जो शासक इसके बाद आए, उन्होंने इन पद्धतियों का अनुसरण किया है। ठीक, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। इसका प्रभाव जो है, उनके पश्चात आने वाले शासक जो है, इनकी जो शासन संबंधी विचार थे, शासन संबंधी ढांचे थे, प्रशासन संबंधी ढांचे, उससे अछूते नहीं रह सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। कहाँ से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री? स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से संबोधित करते हैं। और ये किसका निवास स्थान है? तो ये मुग़ल शासकों का निवास स्थान है। किसका? मुग़ल शासकों का निवास स्थान है दिल्ली का लाल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुग़ल कौन थे? मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। किसके वंशज थे? 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, यानी ये 2 ऐसे शासक थे, उनके वंशज थे, यानी उनके पूर्वज जो है महान शासक थे। तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। अब पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। और माता की ओर से किसके वंशज थे? तो ये तैमूर के वंशज थे। और नहीं, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे, पिता की ओर से तैमूर के, और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे, खान के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुग़ल क्या करते थे? वो कहते थे, उनको मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि जो चंगेज़ खान थे महान क्रूर शासक थे। उन्होंने जब भारत पर या मध्य एशिया पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, बहुत ही निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए इनका जो रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसकी वजह से जो मुग़ल थे खुद को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी।
दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर का वंशज होने पर क्या करते थे? गर्व का, यानी वो अपने को पिता के का वंशज ही मानते थे कि हमारे पिता थे, है ना, ये हमारे पूर्वज थे, पिता के पूर्वज, क्योंकि करते थे। और ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वो इसलिए गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए बाबर स्वयं को जो है स्वयं को तैमूर लंग का वंशज मानता था, 5वां वंशज था, तैमूर लंग के वंश का 5वां शासक था। और उसने क्या किया था कि जब ये तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो बाबर भारत को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था, क्योंकि वो दिल्ली को, भारत को अपना पैतृक संपत्ति मानता था, और वो दिल्ली को जीतना भी चाहता था और यहाँ शासन करना भी चाहता था, क्योंकि वो मानता था कि मेरे पिता लोग की संपत्ति है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। देखिए, मैं आपको वो चित्र यहाँ पर दिखाती हूँ। वो चित्र NCERT की पुरानी बुक से लिया गया है। देखिए, यहाँ पर तैमूर लंग है। ये बीच में बैठे हुए जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये तैमूर लंग है, तैमूर लंग, ठीक। और इनके बगल से जो हैं ये मीरन शाह हैं, और इनके सामने जो बैठे हुए हैं ये इनके पुत्र मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, मोहम्मद मिर्ज़ा, ठीक, मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, मिर्ज़ा। और इनके जस्ट मीरन शाह के बगल से जो बैठे हैं तो अबू सईद हैं, अबू सईद। और इनके सामने दूसरे नंबर की पंक्ति में जो बैठे हैं तो ये इनके पुत्र उमर शेख मिर्ज़ा हैं। कौन है ये? कौन है? उमर शेख मिर्ज़ा। और यही जो हैं बाबर के पिता भी हैं। यही उमर शेख मिर्ज़ा कौन है? बाबर के पिता हैं, दूसरे नंबर में। और उसके बाद तीसरे नंबर की पंक्ति में आप जिस व्यक्ति को बैठा देख रहे हैं तो ये आपके बाबर हैं। और बाबर के सामने आप तीसरे नंबर की पंक्ति में जिनको देख रहे हैं ये कौन है? तो ये आपके हुमायूं हैं। कौन है? बाबर के पुत्र हुमायूं। और चौथा नंबर की पंक्ति में आप जिनको देख रहे हैं तो वो आपके अकबर हैं। कौन है? अकबर। हुमायूं के पुत्र कौन थे? अकबर। फिर अकबर के पुत्र कौन थे? तो जहांगीर। चौथे नंबर पे आप जिनको देख रहे हैं, चौथे नंबर पे अकबर के सामने की पंक्ति में जो चौथे नंबर पे बैठे हुए हैं ये हैं आपके ये आपके जहांगीर हैं। जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे। अब जहांगीर के पुत्र कौन हुए? तो जहांगीर के पुत्र हुए आपके शाहजहां। ठीक, ये शाहजहां हुए। और शाहजहां के पुत्र कौन हुए आपके? तो ये अंतिम औरंगजेब। यहाँ बना देती हूँ, समझ जाइएगा आप। औरंगजेब। देखिए, ये मीरन शाह, मोहम्मद मिर्ज़ा, फिर मोहम्मद मिर्ज़ा के पुत्र थे आपके अबू सईद, फिर अबू सईद के पुत्र थे उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा के पुत्र आपके बाबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र और अकबर के पुत्र जहांगीर के पुत्र शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। और औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब अंतिम महान मुग़ल शासक थे। इसके बाद जो भी मुग़ल शासक हुए वो बहुत ही कमज़ोर हुए
शासन करने में असमर्थ साबित हुए। फिर सत्ता इनकी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 में से 1530 तक इसका क्या था, शासनकाल था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। और बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर, जो एक अफ़गान शासक था, इब्राहिम लोदी को हराकर, जो एक अफ़गान शासक था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो उसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। प्रथम मुग़ल शासक कौन था? प्रश्न आता है, प्रथम मुग़ल शासक कौन था? तो प्रथम मुग़ल शासक आपका बाबर था। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, जब, तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 12 वर्ष थी, बहुत छोटी उम्र में। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। कहाँ हराया? पानीपत में हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरे को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तोप और गोलेबारी, प्रश्न आ जाता है कहीं कहीं पर कि तोप और गोलेबारी का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था? तो पानीपत के युद्ध में हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। किस युद्ध में हुआ था तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, अकबर का शासन 1605। अकबर का शासन 1605। आप एक सरसरी निगाह से इसे देख लीजिए। यह है काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अंबर, अजमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, इलाहाबाद, पटना, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज है। इसे अब क्या कहते हैं? प्रयागराज। इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, उड़ीसा, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गुजरात, सिंध, कांधार, काबुल तक क्या था? अकबर का शासन था 1605 में। पटना बंगाल तक था, गुजरात से बंगाल तक, सिंध से, है ना, बीजापुर। उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं क्या थी? अच्छा भाई, जब शासक की मृत्यु हो जाती थी तो फिर उसके बाद राजगद्दी किसको मिलती थी? ये है इसमें उत्तराधिकार की परंपराएं क्या थी इनमें। क्या डायरेक्ट इनको एक बड़े पुत्र को गद्दी मिल जाती थी, ये सभी को समान जागीरों का बंटवारा कर दिया जाता था? देखते हैं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार मतलब ज्येष्ठ बड़े पुत्र, यानी ये नहीं था कि इनमें ये नहीं था कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, ऐसा नहीं था। तो क्या है, मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अब ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये था कि ज्येष्ठ जो पुत्र होता था, बड़ा जो पुत्र होता था, वो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, यानी शहदायाद प्रथा को अपनाते थे, न कि ज्येष्ठाधिकार। वो शहदायाद प्रथा को अपनाते थे, जो कि मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा थी, ठीक है, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक, उत्तराधिकार का विभाजन क्या होता था? सिर्फ बड़े पुत्र को नहीं मिलता था। इसमें जितने अगर 4 पुत्र हैं तो चारों को समान संपत्ति वितरित कर दी जाती थी। किसी को किसी का जागीरदार बना दिया गया, किसी को दूसरे का, किसी को तीसरे का, यानी संपत्ति का विभाजन कर दिया जाता था सब पुत्रों में।
आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदावाद? मेरे ख्याल से कि आप शहदावाद सही है, क्योंकि ज्येष्ठाधिकार में भी दिक्कत थी कि एक ही पुत्र को सब मिल जाए और बाकी नहीं, ये सही नहीं है। ज्येष्ठाधिकार का नियम शहदावाद ही सही लगता है मेरे ख्याल से। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अच्छा, अब मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे ये देखते हैं। मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी जो शासक मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो वो तो उससे युद्ध नहीं करते थे, उनसे युद्ध नहीं करते थे और उनका उनसे कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं होता था। लेकिन जो लोग मुग़ल शासकों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे तो मुग़ल शासक जो है उन पर आक्रमण कर देते थे और उनकी सत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अब जब कुछ शासकों ने देखा कि भाई अभी शक्तिशाली हो गए, अब हम इनसे अपना बचाव नहीं कर सकते, तब उन्होंने क्या किया, मुग़लों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। राजपूतों ने क्या किया, अब राजपूत जान चुके थे कि अब हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और मुग़ल घरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया और वहाँ उच्च पद प्राप्त किए। परंतु कईयों ने विरोध भी किया, लेकिन महाराणा प्रताप जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे लड़ते ही रहे मुग़लों से। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। कछवाहा, यहाँ पे कछवा लिखा है लेकिन कहीं कछवाहा भी पढ़ने को मिलता है। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। किसकी? जहांगीर की माँ। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी उस समय वतन जागीर कहा जाता था, तो वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। उनका वतन, ठीक है, उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु अपमानित न करने के बीच, यानी वो पराजित तो कर देते थे, हाँ, यानी मान लीजिए मुग़ल जीत गए और उन्होंने उनको पराजित किया, लेकिन उनका अपमान नहीं करते थे। इसी कारण, हाँ, अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन, उन्होंने बड़ी सावधानी से संतुलन बनाया कि हम इनको पराजित भी कर दें और अपमानित ना करके इनसे अपना जो संतुलन है वो बनाए रखें। मेल जोल का संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार। भाई वो जैसे आप देखते हैं, जैसे वो उनको पराजित कर देते थे, लेकिन अगर वो शासक उनकी अधीनता स्वीकार कर देते थे, अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करके संबंध स्थापित कर लेते थे, तो वो जो है उनकी जागीरें, उनके वतन उनको वापस कर देते थे। इसकी वजह से मुग़ल जो है अन्य शासकों पर भी जो पराजित होते थे उन पर अपना प्रभाव डाल पाए, उनसे एक व्यवहारिक संबंध उन्होंने स्थापित किया। ज़्यादातर अकबर के विषय में ऐसी जानकारी मिलती है। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उनको अपने राज्य में
बड़े बड़े पदों पर स्थापित भी किया था। मनसबदार और जागीरदार अब देखते हैं। जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में क्या किया? नियुक्त किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी, शुरू में क्या था? ज़्यादातर जो सरदार थे वो क्या थे? तुर्की थे, तुरानी थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, अब उन्होंने क्या किया था? सिर्फ तुर्की या तुरानियों को ही भर्ती नहीं किया था। अब उन्होंने इस शासक वर्ग समूह, छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफ़गानों को, राजपूतों को, मराठों को और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। क्या कहलाए? मनसबदार। मुगलों की सेवा में जो नौकरशाह थे वो क्या हैं? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यानी कोई सरकारी पद या हैसियत जब मिल जाती थी किसी व्यक्ति को तो उसे मनसबदार कहा जाता था। यानी मनसब मिल जाना, मनसब का मतलब सरकारी हैसियत या पद होता था, और जब उसे किसी हैसियत या पद मिल जाता था किसी व्यक्ति को तो मनसबदार कहलाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला नंबर पद और दूसरा वेतन एवं तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उसके अनुसार उनको क्या? घोड़े रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार क्या करते थे? अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। उनका पंजीकरण भी करवाते थे। तो घोड़े को दागने की प्रथा थी, एक निशान जैसे बना दिया जाता था, उसे दागना कहते हैं, एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। भाई ऐसे कैसे कोई धन देगा? वो पहले देखेगा, उसका निरीक्षण परीक्षण करेगा, है ना, और फिर दागेगा कितने घोड़े हैं, फिर सैनिकों का पंजीकरण होगा, पूरी प्रक्रिया होती थी। उसके बाद उन्हें क्या मिलता था? वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। और मनसबदार क्या करते थे? अपना वेतन कैसे प्राप्त करते थे? तो राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि के रूप में वो पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। यानी उन्हें भूमि दे दी जाती थी, उससे से राजस्व वो एकत्रित करते थे, वही उनका वेतन होता था। भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। भाई उन्हें जागीर दे दी जाती थी, एक भूमि दे दी जाती थी, जिससे वो राजस्व एकत्रित करते थे और वही मनसबदार का वेतन होता था। और जो तकरीबन एकताओं के समान थी, एकताएं भी ऐसी भूमि थी ना, एकता भी इक्तेदार, एकताओं के जो शासक वर्ग थे उनको इक्तेदार कहा जाता था। ये भी एक भूमि थी, भूमि का टुकड़ा जो दे दिया जाता था इक्तेदार को। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न, मनसबदार जो होते थे वो मुक्तियों यानी इक्तेदार से भिन्न थे। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, वो उनको जागीर पर रहना पड़ता था, इन्हें नहीं रहना पड़ता, और ना ही उन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं साइड में जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। भाई जितना जिसके पास जात होता था, तो 1000 जात वाले नीचे माने जाते थे, और 5000 वाले भाई उनके पास ज़्यादा संख्या है 5000 की, तो वो ऊँचे माने जाएंगे। तो 1000 जात वाले अभिजातों से क्या था? ऊँचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79।
हो गई, 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? अब यहाँ पर देखते हैं, मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। इक़्तिदार क्या करते थे, वो वहीं पर रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे, सैन्य देखभाल भी करते थे। लेकिन ये क्या करते थे मनसबदार, वे अपनी जागीर पर नहीं रहते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वे क्या करते थे, अपनी जागीरों से केवल क्या करते थे, राजस्व कर वसूल करते थे, बस एकत्रित करते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। और ये जो जागीर से राजस्व एकत्रित होता था वो कौन करता था, उनके मनसबदार के जो नौकर होते थे वो करते थे। जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। उन्हें कहीं पर लगा दिया जाता था, भाई युद्ध अभियान में हैं, वो कहीं पर अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके नौकर होते थे, वे राजस्व एकत्रित करते थे उनके वेतन के लिए। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। यानी अकबर ने ऐसी व्यवस्था लागू की कि जो जागीर है उसका जो है राजस्व जो मिलता है मनसबदार को, तो जो मनसबदार के लिए वेतन निर्धारित हुआ है उसी के अनुसार होना चाहिए। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। प्राप्त जो राजस्व होता था भाई अकबर के समय तो बराबर था। अकबर के समय में क्या था कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता ताकि इनका राजस्व जो है मनसबदार के वेतन के बराबर रहे, यानी वेतन कम ना होना चाहिए, मनसबदार का बराबर होना चाहिए। लेकिन औरंगजेब के जब शासनकाल आया तो क्या हुआ, स्थिति बदल गई। अब जो है अब प्राप्त जो राजस्व होता था, यानी जो कर प्राप्त होता था जागीरों से, तो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, यानी बहुत कम था। अब मनसबदार को बराबर वेतन नहीं मिल रहा था, बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। भाई जब संख्या बढ़ेगी तो लूट मार तो बढ़ेगी ही, भाई हम ले लें। तो मनसबदारों की संख्या में जब वृद्धि हुई तो जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि अब हमारी बारी आएगी, है ना। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। भाई संख्या बढ़ेगी तो अगर मनसबदारों की संख्या बढ़ गई तो जागीरें कम हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर लें। अब मारामारी बढ़ गई कि अब हमको जागीर प्राप्त हो सकी है तो हम जितना वसूलना चाहते हैं उतना वसूल लें, बस। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यानी जबरन किसानों से क्या हुआ, कर वसूली होने लगी, उनका शोषण होने लगा ना, और किसान जो है गरीब होते चले गए। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, ठीक है। ज़्यादातर किसानों की भूमि से ही उस समय कर महत्वपूर्ण माने जाते, किसानों की भूमि से ही ज़्यादातर राजस्व मिलता था उस समय। अधिकतर स्थानों पर तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। किसके माध्यम से देते थे, या तो मुखिया को अपना राजस्व दे देते थे या स्थानीय जो सरदार होते थे उनको अपना राजस्व कर जमा कर देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। यानी मुखिया को भी जमींदार कहा जाता था और शक्तिशाली सरदार को भी जमींदार कहा जाता था। और मुगल एक है ना, तो मुगल उसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। चाहे मुखिया हो चाहे शक्तिशाली सरदार, उनको जमींदार कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, तो टोडरमल थे, टोडरमल। 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। उन्होंने टोडरमल ने देखा भूमि की मतलब उन्होंने ये देखा
कि कृषि की जो भूमि है उसमें कितनी पैदावार होती है, और कीमत, और फिर कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया कि उपजाऊ है कि बंजर है ना। इस तरह से इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। भाई जिस हिसाब से फसल होगी, अगर उपजाऊ है तो अधिक कर होगा, और अगर वो उपजाऊ भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, तो उस पर क्या होगा, राजस्व कम होगा। तो इन आंकड़ों के आधार पर क्या किया, प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को इसमें बांटा गया, तो राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, जब्त। तो ये जो राजस्व मंत्री थे अकबर के, इन्होंने प्रत्येक भूमि का सर्वेक्षण किया, उसको देखा कि वो भूमि किस प्रकार की है। अगर सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और अच्छी उपज पैदावार होती है, तो वहाँ पर क्या राजस्व ज़्यादा लगता था। लेकिन जहाँ पर भूमि अनुपजाऊ थी, उपजाऊ नहीं होती थी, बंजर भूमि थी, तो उस तरह की भूमि पर कर कम लगाते थे। और इस प्रकार की भूमि से राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी उसे जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। और यह व्यवस्था कहाँ पर लागू थी, जहाँ पर प्रशासनिक जो अधिकारी थे, मुगल प्रशासनिक अधिकारी, वो भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे, वहाँ पर लागू थी ऐसी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल सब प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। भाई कुछ क्षेत्रों में जमींदार क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे, और अगर मुगल प्रशासक उनके शोषण करते थे तो वो क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। क्या कर देते थे, विद्रोह। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसी मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और मुगल सत्ता के खिलाफ, और किसान, ठीक, अगर जमींदार और किसान एक ही जाति के हो जाते थे तो मुगल सत्ता के खिलाफ क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। मतलब उनके खिलाफ विद्रोह का मतलब हुआ कि जैसे उनकी इच्छा नहीं है कर देने का, वो नहीं देते थे, और उनका कोई भी जो गाइडलाइन होती थी उसको नहीं मानते थे, तो वो क्या करते थे कि विद्रोह कर देते थे कि नहीं, हम इतना नहीं, ऐसे नहीं वैसे करके कर नहीं देते थे। लेकिन 17वीं अगर अधिक कर लगा दिया जाता तो जाहिर सी बात है सब मिलकर अपने उसको, मतलब जो मुगल सत्ता थी उसके खिलाफ अपना खड़े हो जाते थे कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे इतना। तो 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी, और बहुत सारे किसान विद्रोह भी हुए। जहाँ पर अगर किसानों का शोषण होने लगता था तो किसान और जमींदार मिलकर विद्रोह कर देते थे और मुगल साम्राज्य को चुनौती देते थे। ये देखिए यहाँ पर चित्र द्वारा दिखाया गया है कि ये जमींदार है ना, जमींदार है जो मोटी रकम किसी व्यक्ति से ले रहा है ना। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये व्यक्ति जो है मुगल सैनिक है। ये देखिए क्या दिखा रहा है, शाहजहाँ के चित्र देखते हैं इसमें क्या। शाहजहाँ के राज्यकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, यहाँ जागीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। देखिए ये भ्रष्ट अफसर है, ये क्या कर रहा है, ये रिश्वत ले रहा है, इससे रिश्वत ले रहा है। और ये एक जो है एक अधिकारी है, ये एक अधिकारी है, और ये गरीब किसान है। ये क्या है, किसान है, जबरन इससे कर ले रहे हैं। इस तरह के जब शोषण होते थे तो किसानों का विद्रोह होना तो संभव ही है। देखिए ये क्या है, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर।
अबुल फजल से, ये अबुल फजल हैं आपके और ये अकबर हैं। ये क्या कर रहे हैं? अबुल फजल से अकबरनामा ले रहे हैं। ये पुस्तक यहाँ पर एक रखी है, एक इनके हाथ में भी दिख रही है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, अकबर ने अपने करीबी मित्र, अबुल फजल कौन थे? अकबर के मित्र थे और दरबारी थे अबुल फजल। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। पहली जिल्द में क्या है? अकबर के पूर्वजों का बयान। और दूसरी क्या है? और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द क्या है? आईने अकबरी। अकबर भाई जो अबुल फजल हैं, इन्होंने अकबरनामा लिखा। ठीक, तो ये 3 जिल्दों में है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है और तीसरी जो जिल्द है वो आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द क्या है? उसका नाम आईने अकबरी। प्रश्न आता है आईने अकबरी के रचनाकार कौन है या आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। और अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। ओके, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। देखिए, नूरजहां के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नूरजहां जो है उसका बचपन का नाम मेहरुनिशा था। ठीक, नूरजहां के बचपन का नाम क्या है? मेहरुनिशा। मेहरुनिशा ने बाद में उसको नूरजहां कहा गया। ठीक, पहले बचपन में नूरजहां का नाम मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। क्या मिला? नूरजहां का खिताब किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। किसको? मेहरुनिशा को। और मेहरुनिशा कौन थी? तो मेहरुनिशा नूरजहां के बचपन का नाम था। ठीक, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य लिखा था। यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ यह वाक्य लिखा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। देखिए, यहाँ पर नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान देखते हैं। ये देखिए, ये है चित्र नूरजहां का फरमान। ये एक सिक्का है, ये भी चौकोर सिक्का है। देखिए, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। आदेश को फरमान भी बोलते थे। और चौकोर मोहर बताती है उद्दत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। मोहर के अनुसार, यानी गोल मोहर में क्या है? गोल मोहर में कहा गया है कि गोल मोहर के अनुसार कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी क्या हो गई? चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। सुलह ए कुल अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अकबर की सुलह कुल की नीति अकबर की थी और अकबर ने क्या किया? अकबर की सुलह कुल की नीति, उनके पुत्र कौन हुए? अकबर के पुत्र कौन हुए? तो अकबर के पुत्र जहांगीर हुए, जिनसे नूरजहां का विवाह हुआ था, वही जहांगीर, और जिनका बचपन का नाम सलीम था। जिनके सलीम किसे कहा गया था? बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। आपने एक सीरियल देखा होगा
जोधा अकबर जिसमें जोधाबाई के गर्भ से सलीम का जन्म हुआ था और वही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनके बचपन का नाम ही सलीम था। ठीक, इन बड़ी मान मनौती से इनका जन्म हुआ था ऐसा मिलता है। ईश्वरी अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सुलह कुल क्या थी, देखिए सुलह कुल नीति के बारे में दिया गया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यानी अकबर को एक सहिष्णु शासक कहा गया जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया। ठीक है, तो क्या था, यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया था। यानी अकबर ने सभी धर्मों को समान माना था और उसने सभी धर्मों का सम्मान भी करता था। उसके दरबार में तरह तरह के जो धर्म विशेषज्ञ होते थे वे भी आते थे और अपने अपने धर्मों के बारे में बताते थे। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात के मुगल साम्राज्य क्या था देखते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। तो मुगल साम्राज्य की क्या हुआ, प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानी में वर्णित होता रहा है। विदेशी यात्रियों ने क्या बताया, विदेशी यात्रियों ने वैसा ही देश बताया, धनी देश बताया भारत को। किसको, भारत को, जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा। भारत को क्या कहा गया, तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर इतनी धन संपदा थी, यहाँ पे इतने सोने चांदी थे, यहाँ पे इतना धनी देश माना जाता था कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित, भाई यही यात्री क्या हुआ, देखा तो जैसा कि हमने किसी कहानी में सुना तो इतना धनी देश बताया, लेकिन यहाँ पे जो दरिद्रता को देखा तो वो विस्मित रह गए। क्या रह गए, विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। जहाँ सामाजिक असमानताओं का मतलब है कि कोई बहुत अमीर था और कोई बिल्कुल निम्न वर्ग, जिसके पास खाने तक का भी जो है खाने तक की 2 रोटी भी नहीं थी, इतने गरीब भी थे। तो यहाँ पे क्या थी, सामाजिक असमानताएं दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल 8000 में से कितने थे, 445। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्त्रों पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। ठीक, यानी किसान और शिल्पकार क्या थे, बहुत कम धन निवेश कर पाते थे। उनके पास इतना धन नहीं होता था कि वे निवेश कर सके, बहुत कम धन बचता था निवेश करने के लिए। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। क्या थे, कुछ तो इतने मतलब रईस थे और कुछ तो बहुत ही गरीब थे कि मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, उनको रोटी तक नसीब नहीं होती थी, इतनी गरीबी थी बताइए। और जबकि कहा जाता है कि भारत जो है सोने की चिड़िया था उस समय। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में
औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होगा तो वो व्यापार और के बारे में क्या सोच सकता है, नहीं सोच सकता। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। उनका शोषण होता था। थोड़े से भी धन में उन्हें ज़्यादा थोड़े से ही मतलब वेतन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने के लिए कहा जाता था, वो करते थे। इतना गरीबी चरम पर भी थी, ऐसा नहीं था। मोगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। अब वो स्वयं सत्ता संभालने लगे। वो जो है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर था और कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो उनको कंट्रोल में कर सकता, इसीलिए वो क्या स्वयं ही सत्ता के मालिक बन बैठे थे। तो इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, यानी जो सम्राट के सेवक थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे ना। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, ऐसा नहीं कि वो कहते थे हम मुगल सम्राट हैं, यानी हम सम्राट हैं। सम्राट वे नहीं थे, लेकिन वो सत्ता अपने हाथ में ले लिए थे। क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में शक्तिशाली हो गए थे और मुगल सम्राट को मान्यता देते ही रहे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू, बाय।